Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back, student. In this video lecture, we will see the constructor response questions. ये एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमें जनाब जो है ना क्या दिया जाता है, एक पस मंज़र बताया जाता है, उसके मुताबिक जनाब जो है ना फिर हम गिवन क्वेश्चन के जवाबात तलाश करने की कोशिश करते हैं। आप इस पेज पर देख रहे हैं कि ये पेज जो है इस पे फोटोग्राफ आपको नज़र आ रहे हैं और पेज नंबर 57 है जनाब। ये इस पे क्या देख रहे हैं आप देख रहे हैं यहाँ पर रूट ऑफ कैरेट प्लांट, गाजर जो है ना वो दिखाई गई है। ठीक है जी, ये लेफ्ट पे जो आप देख रहे हैं जहाँ पे मेरा ये पॉइंटर मौजूद है, यहाँ पर एक कैरेट है, गाजर है और इसकी जनाब जो है ना रूट पे ये स्ट्रक्चर नज़र आ रही है आपको, थ्रेड लाइगेन हम कहते हैं, रूट हेयर। ये फिर आप देख रहे हैं कि एक टेस्ट ट्यूब ली गई है, टेस्ट ट्यूब ग्लास की बनी हुई है, इसमें इस गाजर के जनाब जो है ना सेल लिए गए हैं, रूट सेल, उसको इस टेस्ट ट्यूब में शिफ्ट किया गया है। इसके अंदर जो है ना कल्चर मीडियम तैयार करने की कोशिश की गई है। इसमें हम क्या करते हैं कि पानी लेते हैं, उसमें शुगर डालते हैं, उसमें सॉल्ट डालते हैं, उसमें कुछ जो है ना हम प्लांट हार्मोन भी ऐड करते हैं ताकि जो रूट के हमने ये सेल लिए हैं ये यहाँ पर मर ना जाएं, मुरझा ना जाएं, बल्कि इन सेल में एक प्रोसेस शुरू हो जाए सेल डिवीजन का। सेल लिए ना तो ये सेल जो है ना क्या करें, आगे डिवाइड होना शुरू हो, इन सेल से क्लस्टर ऑफ सेल बने, मैसेज ऑफ सेल बने और उनको फिर जो है ना फर्दर प्रोसेस करके क्या करेंगे, प्लांट लेट में तब्दील कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये जो पहली टेस्ट ट्यूब है लेफ्ट की तरफ रूट ऑफ कैरेट प्लांट के साथ, इसमें रूट सेल लिए गए थे और सेल भी अलग अलग लिए गए हैं जुदागाना तौर पे, यानी अलग अलग सेग्रीगेटेड सेल हैं। कल्चर मीडियम में डाला गया, इसको मैग्नीफाई करके यहाँ दिखाया हुआ है बेटा। ये एरो देखें टेस्ट ट्यूब से इस तरफ, यहाँ पे एरो, इसमें ये सिंगल सेल है। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज के, नंबर ऑफ सेल जो है ना वो बढ़ रहे हैं। जो पहले सेल लिए गए थे एक काउंटेड वैल्यू में काउंट करके 8 हैं, 10 हैं, 12 हैं, तो वो फिर आगे सेल डिवीजन हो रही है। उनमें सेल डिवीजन होके एक सेल से 2 सेल बन रहे हैं, इस तरह उससे फिर आगे और सेल बन रहे हैं। तो इस तरह जनाब जो है ना सेल डिवीजन की वजह से गिवन सेल के मुकाबले में बहुत ज़्यादा तादाद सेल की हासिल हो जाती है। उसके बाद आप देखें कि ये जो इस टेस्ट ट्यूब में सेल थे, जब ये मल्टीप्लाई हुए, जब इनकी तादाद में इजाफा हुआ, सेल डिवीजन थे, तो इनको फिर जनाब हमने दूसरे कल्चर मीडियम में डाला, दूसरी टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, दूसरे बीकर में डाल दिया। ठीक है ना, किसी भी वेसल में डाल देंगे और इन सेल को जो कि जनाब जो है ना बढ़ चुके थे, आपस में इकट्ठे हो चुके थे, क्लस्टर की फॉर्म में, गुच्छे की शक्ल में, एक मैस की शक्ल में। ठीक है ना, इससे ख़ास नाम होता है जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, वैसे बता देता हूँ, कैलस उसे कहते हैं। तो बेटा ये जनाब जो है ना हमको शिफ्ट करते हैं एक और मीडियम में। इस मीडियम में प्लांट ग्रोथ हार्मोन होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ करवाते हैं और न्यूट्रिएंट होते हैं इनकी सर्वाइवल के लिए, ताकि ये जनाब जो है ना ये सर्वाइव भी करें। वाटर मौजूद है इसमें सॉल्वेंट की फॉर्म में। तो इस तरह जनाब जो है ना ये टिश्यू जो है ना रूट सेल के, जो कि कैलस की फॉर्म में थे, अनडिफ्रेंशिएटेड थे, कोई वाज़ेह शक्ल सूरत नहीं थी इनकी। तो ये अब कल्चर मीडियम में जब हम डालेंगे ना दूसरी टेस्ट ट्यूब में, तो इससे आप देखें कि यहाँ पर अब टेस्ट ट्यूब में गौर से देखें तो पूरा एक रूट प्लांट बन चुका है, सॉरी एक प्लांट बन चुका है कैरेट का। इसमें इसकी रूट भी नज़र आ रही हैं, ऊपर से शूट सिस्टम भी नज़र आ रहा है, यहाँ से इसकी मुख्तलिफ शूट्स हैं, इसमें लीव्स नज़र आ रहे हैं, टाइनी लीव्स हैं इसकी और रूट्स भी हैं। और फिर इसको टेस्ट ट्यूब से बाहर यहाँ करके दिखाया गया कि टेस्ट ट्यूब में जब ये टाइनी प्लांट बन जाएंगे, छोटे छोटे प्लांट बन जाएंगे जिनको हम कहते हैं प्लांट लेट, तो फिर इनको इनसे निकाल कर हम क्या करते हैं, इसको जनाब शिफ्ट कर देते हैं हम गमलों में, पॉलीथीन के शॉपिंग बैग में, नर्सरी में, या फिर जनाब इनको हम जो है ना ज़मीन में तैयार शुदा जो मिट्टी है जिसको हमने तैयार किया हुआ है, गोडी करके उसको प्लफ करके खाद डाल के पानी डाल के
उसमें इनको प्लांट लेट को शिफ्ट कर देते हैं। इस तरह जनाब जो है ना वो जो प्लांट लेट है, वो जो छोटा सा पौधा है या पौधे हैं छोटे छोटे, वो फिर वक्त के साथ साथ कुछ दिनों बाद मुकम्मल तौर पे तब्दील हो जाते हैं एक मुकम्मल पौधे में, फुली ग्रोन अडल्ट प्लांट में। जैसे कि आप राइट पे देख रहे हैं ये कि ये गाजर, अब गाजर तो ज़मीन के अंदर है, ये मेन जिसे हम खाते हैं, जबकि इसके पत्ते जो हैं ये ऊपर ज़मीन पे नज़र आ रहे होते हैं। ये इसके पत्ते, इसकी शाखें नज़र आ रही हैं, ठीक है ना। तो ये एक एक्टिविटी है, लैब बेस्ड एक्टिविटी होती है। पहले हम इसको लैब में प्रोसेस करते हैं, फिर बाद में हम खेतों में ले जाके या गमलों में नर्सरी में ले जाके ये इनको शिफ्ट कर देते हैं और इनके तैयार होने का तरीका करते हैं। ठीक है बेटा। डायग्राम शो टिश्यू कल्चर टेक्निक, इस तरीक़ेकार को, साइंटिफिक मेथड को हम कहते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक। है ना, सिंपल वे, बहुत सिंपल वे में दिखाई गई है, आपके लेवल के मुताबिक दिखाई गई है। तो आपने पहले तो इस पूरी डायग्राम को समझना है। अगर डायग्राम समझ में आ गई तो फिर सवाल जो हमसे पूछे गए उनके जवाब भी मिल जाएंगे, वरना नहीं मिलेंगे। तो डायग्राम को डिस्कस किया मैंने आपके सामने, सवालात को देख लेते हैं और उसके बाद फिर जनाब जवाबात को भी देखेंगे कि कैसे हमने इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। पहला सवाल है, हाउ इज दिस टिश्यू कल्चर टेक्निक डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल रिप्रोडक्शन ऑफ अ कैरेट प्लांट। टिश्यू कल्चर टेक्निक जो होती है कैसे मुख्तलिफ है आम तरीके से जो गाजरें पैदा करते हैं किसान, उससे, उस तरीक़ाकार से ये तरीक़ाकार कैसे डिफरेंट है। टिश्यू कल्चर टेक्निक जो होती है बेटा ये इसलिए डिफरेंट है उस तरीक़ेकार से जो कि रिवायती तरीक़ाकार है, एक क्लासिकल मेथड है गाजरें पैदा करने का, कि इसमें जो है ना आप शॉर्ट टाइम में टिश्यू कल्चर टेक्निक के ज़रिए बहुत ज़्यादा तादाद में प्लांट लेट हासिल कर लेते हैं। नंबर 1, प्रोडक्शन आपको ज़्यादा मिलती है, प्लांट लेट बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। नंबर 2, सीजन पे ये डिपेंड नहीं करती। वैसे तो मौसम आता है ना जब किसान तो गाजरों की पैदावार के लिए वो फिर अपना काम शुरू करते हैं, खेतों को तैयार करके उसमें गाजरों के जनाब जो है ना ये तो बीज उगाते हैं। जैसे जो अगर उन्होंने बीज से पैदावार हासिल करनी है, ठीक है ना, तो इसमें ये होता है कि आप जो है ना प्लांट के पार्ट्स, रूट को हमने इसकी जड़ ली, जड़ के जो है ना रूट के सेल लिए, लैब में ले जाकर टेस्ट ट्यूब में, बीकर में कल्चर मीडियम तैयार किया और उसमें ये सेल डाल दिए। सेल जो है ना सिंगल सेल थे, उन्होंने आगे मल्टीप्लाई हुए, ग्रुप बनाए, कैलिसिस बनाए, उससे फिर हमने दूसरे मीडियम में डाल दिए, वहाँ से ये मुकम्मल प्लांटलेट में तब्दील हो गए। उन प्लांटलेट्स को हमने ले जाके फिर जो है ना वो मिट्टी में उगा दिया। तो एक तो ये होता है सीजन पर डिपेंड नहीं करती टिश्यू कल्चर टेक्निक, ज़्यादा तादाद में ये जो है ना हमें पौधे प्रोवाइड करती है, प्लांट लेट प्रोवाइड करती है। तीसरा बेटा ये है कि हम इसमें चाहें तो या टिश्यू कल्चर टेक्निक से पैदा कर सकते हैं डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स वाले प्लांट भी। ठीक है, पहला सवाल था ना, तो इसका जवाब जरा देख लें कि नोट्स में हमने इसको कैसे लिखा हुआ है। ये देखें जी, इसका जवाब मैंने इस तरह लिखा है आपके सामने। टिश्यू कल्चर टेक्निक हैव फॉलोइंग एडवांटेजेस ओवर नॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ कैरेट प्लांट। टिश्यू कल्चर टेक्निक के क्या क्या फवायद हैं आम तरीक़ाकार से, कैरेट प्लांट पैदा करने का जो आम तरीक़ाकार है नॉर्मल प्रोडक्शन है उससे, रिवायती तरीके से। ये एडवांटेजेस मैंने यहाँ पे जो है ना दिए हुए हैं। पहला एडवांटेज मैंने ज़ुबानी आपको बताया, लेकिन अब जो भी लिखा हुआ है वो भी डिस्कस कर लेता हूँ। द प्रोडक्शन ऑफ एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ प्लांट दैट produce particular good flower, fruit or have other desirable trait। टिश्यू कल्चर टेक्निक से आप जो है ना एग्जैक्ट कॉपीज प्लांट की पैदा कर सकते हैं, आइडेंटिकली एग्जैक्ट होंगे, जेनेटिकली भी एग्जैक्ट होंगे, क्योंकि टिश्यू कल्चर टेक्निक वेजिटेटिव प्रोपगेशन ही की तरह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बीज का इसमें इस्तेमाल कोई नहीं है, तो इसलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। तो डिजायर्ड करेक्टर वाले भी आप जो है ना चाहते हैं कि इस प्लांट में फलां करेक्टर आ जाएं,
इसके कलर चेंज हो जाए, इसके जनाब पत्तों का साइज छोटा हो जाए, बड़ा हो जाए, ठीक है ना, या वो जो प्लांट है उसका जो हमें पार्ट चाहिए, गाजर फॉर एग्जांपल, उससे कलर चेंज हो सकता है, उसके जनाब साइज चेंज हो सकता है, उसकी टेक्सचर में थोड़ी सी तब्दीली आ सकती है, कोई भी करैक्टर जो है ना उसका तब्दील हो सकता है। इसी तरीके से उसके अगर जनाब पत्ते का साइज, पत्तों का कलर हल्का फुल्का सा या डिफरेंट भी, फूलों का ये चेंज किया जा सकता है टिश्यू कल्चर। दूसरा फायदा टिश्यू कल्चर का बेटा ये है कि क्विकली प्रोड्यूस मैच्योर प्लांट। टिश्यू कल्चर टेक्निक से आप फिर अडल्ट प्लांट जब हासिल करते हैं ना, वो ज़्यादा पैदावार में हासिल कर लेते हैं प्लांटलेट से। तीसरा, प्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल प्लांट्स इन एब्सेंस ऑफ सीड। बीज के इस्तेमाल के बगैर आप बहुत ज़्यादा तादाद में प्लांट पैदा कर सकते हैं। और नेसेसरी पोलिनेटर टू प्रोड्यूस सीड, यानी आपको पोलिनेटर की भी जरूरत भी नहीं होती। जो पोलिनेशन काज करने वाले एजेंट हैं बेटा, जैसे बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, क्योंकि ये तो कुदरती सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं ना, तो इनके बगैर आप जो है ना डिजायर्ड मल्टीपल प्लांट पैदा कर सकते हैं। तीसरा करैक्टर आप इसमें देखें, जनरेशन ऑफ होल प्लांट फ्रॉम प्लांट सेल दैट हैव बीन जेनेटिकली मॉडिफाइड। टिश्यू कल्चर टेक्निक में बेटा हम ये भी कर सकते हैं कि जो प्लांट सेल हमने लिए हैं उनमें हम जेनेटिकली मॉडिफिकेशन भी लेके आ सकते हैं, उनके जीन को तब्दील कर सकते हैं, और फिर उन प्लांट सेल को कल्चर मीडियम में ग्रो करवा कर जब प्लांट लेट हासिल करते हैं तो उसमें हमारे वो जो है ना क्या आते हैं कि प्लांट के करैक्टर डिजायर्ड जो हमें चाहिए होते हैं वो भी आ जाते हैं, और इस तरीके से मुकम्मल प्लांट रीजनरेट हो सकते हैं। ठीक है जी, ये थे इसके तरीक़ेकार। क्वेश्चन नंबर 2, नॉर्मली कैरेट रूट सेल स्टोर फूड ओनली। बच्चों होता है ये है कि अमूमन जो गाजर के जो रूट सेल है, कैरेट रूट सेल, इसमें खुराक जमा होती है क्योंकि ज़ेर ज़मीन होता है, अंडरग्राउंड होता है। What is the other function that these cells perform by tissue culture technique? तो ये जो रूट सेल हैं कैरेट के, फूड स्टोर करने के अलावा और क्या काम कर सकते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक के हवाले से? तो इसका जवाब है ये, दे आल्सो प्रोड्यूस मैसेज ऑफ न्यू सेल कैलेसिस बाय सेल डिवीजन इन टिश्यू कल्चर टेक्निक। यही रूट सेल जो है जो फूड स्टोर कर रहे होते हैं ना, जब हम इनको टिश्यू कल्चर टेक्निक में बेटा इस्तेमाल करेंगे तो ये मैंने जैसा कि आपको बताया था कि इनमें सेल डिवीजन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। सिंगल सेल से कई सेल बनना शुरू होंगे, तो वो सेल आपस में एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे, टिश्यू की शक्ल इख्तियार कर लेंगे, एक मैस बन जाएगी नए सेल की, इन्हें हम कहते हैं कैलिस, प्लूरल कैलिसिस, ये बना लेते हैं। कैलिसिस ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म इनटू न्यू प्लांटलेट, और कैलिसिस जो होते हैं फिर वो नए प्लांटलेट में, नए छोटे छोटे पौधों में तब्दील हो जाते हैं, जैसा कि आपने फोटोग्राफ में देखा था, डायग्राम में देखा था कि कैरेट न्यू प्लांटलेट हासिल हो गया था। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी प्लांटलेट कैन बी रिप्रोड्यूस फ्रॉम वन कैरेट बाय यूजिंग टिश्यू कल्चर टेक्निक। टिश्यू कल्चर टेक्निक को अगर साइंसदान लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल करते हैं तो कितने ज़्यादा आप प्लांटलेट हासिल कर सकते हैं? हाउ मैनी प्लांटलेट, तो इसकी कोई ख़ास तादाद नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा तादाद में हम पैदा कर सकते हैं। 100 की तादाद में पैदा कर सकते हैं और 1000 की तादाद में भी पैदा कर सकते हैं, लेकिन मैंने लफ्ज़ यहाँ 100 लिखा है, भी बहुत ज़्यादा है। 100 ऑफ प्लांटलेट्स कैन बी प्रोड्यूस फ्राम वन कैरेट। एक गाजर जो है ना उसके रूट सेल लेके आप सैकड़ों की तादाद में लेबॉर्ट्री में टिश्यू कल्चर टेक्निक के ज़रिए प्लांटलेट पैदा कर सकते हैं। जी स्टूडेंट, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंस्ट्रक्टर रिस्पॉन्स क्वेश्चन में। इसको हमने डायग्राम को देखा, डायग्राम को बगौर समझने के बाद इसके सवालात के जवाबात हमने तलाश किए हैं। अब इसी सेक्शन ई में मौजूद है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 2, और इसके भी 3 फिर आगे सवाल होंगे। स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के बाद 3 क्वेश्चन है। आर यू रेडी to take part in this question?
ओके जी। फीमेल मॉस्किटो फीड ऑन वर्टिब्रेट ब्लड बिफोर लेइंग एग्स। मच्छर जो होते हैं जी, इनमें जो फीमेल मच्छर होती हैं, जो मादा मच्छर जो होती हैं, वो क्या करती हैं कि उन्हें क्योंकि अंडे देने होते हैं पानी में, तो पानी में अंडे देने से पहले वो वर्टिब्रेट ब्लड उनको चाहिए होता है। वर्टिब्रेट कौन होते हैं? जिनकी बैकबोन होती है, वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, उन एनिमल को हम कहते हैं वर्टिब्रेट, जिसमें हम भी शामिल हैं, ह्यूमन भी हैं और मैमल भी हैं, ठीक है जी, बर्ड भी हैं, ये वर्टिब्रेट्स हैं। वर्टिब्रेट की 5 ग्रुप हैं, बड़ी क्लास में आप पढ़ेंगे, जिसमें फिश भी आती हैं, जिनमें जनाब एम्फीबियन भी आते हैं, फ्रॉग, टोड, जिसमें रेप्टाइल, स्नेक, लिजर्ड, क्रोकोडाइल भी आते हैं, बर्ड्स आते हैं, मैमल आते हैं, मैमल इंक्लूडिंग ह्यूमन। इनको, इन फीमेल मॉस्किटो को क्या चाहिए होता है? इनका खून चूसना होता है जी अंडे देने से पहले। ये इनकी एग की मैचुरेशन के लिए ज़रूरी है। वैसे एज दे सक ब्लड, जैसे ही फीमेल मॉस्किटो ये खून चूसती हैं, सक दी ब्लड, these mosquito can transmit diseases like malaria and dengue fever from infected to a healthy person। तो इस अमल के दौरान की ये बीमारियां मुंतकिल कर देती हैं फीमेल मॉस्किटो, जैसा कि मलेरिया और डेंगू फीवर है। एक पहले इन्होंने ये होता है कि किसी मरीज को काटा होता है, उसको बाइट किया होता है, उसका जब खून चूसती हैं तो उसके खून में शामिल जो जरासीम होते हैं ना मलेरिया के या डेंगू फीवर के, वो भी आ जाते हैं इनके मुंह में, मच्छरों के, और वो माउथ में रहते हैं, माउथ पार्ट्स में रहते हैं। उसके बाद जब यही मच्छर जो हैं किसी दूसरे सेहतमंद अफराद को काटते हैं, तो उस बाइटिंग प्रोसेस के दौरान इन मच्छरों का जो बेटा होता है सलाइवा, इनका जो होता है लुआब दहन, जो थूक, वो हेल्दी पर्सन में, सेहतमंद अफराद में मुंतकिल हो जाता है बहुत क्विकली, रैपिडली, पता भी नहीं लगता। मच्छर काट रोड़ भी जाते हैं, बाद में हमें एहसास होता है, वहाँ पे खुजली होती है, खारिश होती है कि मच्छर ने काटा है, ठीक है। तो इस बाइटिंग प्रोसेस के दौरान फीमेल मॉस्किटो ये जरासीम मुंतकिल कर देते हैं। इस तरह ये है ना बीमारियाँ फैलती हैं, मलेरिया की, डेंगू फीवर की, मॉस्किटो बाइट से। और आपको ये भी पता लगा कि वो जो है ना फीमेल मॉस्किटो ये प्रोसेस करती हैं। काटते मेल मच्छर भी हैं, लेकिन वो डिजीज ट्रांसफर नहीं करेंगे, फीमेल मॉस्किटो ट्रांसफर करेंगे डिजीज, ठीक है जी। नाउ वी लुक क्वेश्चन नंबर 1, विल एवरी मॉस्किटो बाइट मेक यू सिक? क्या हर मच्छर का जो है बाइट है, हर मच्छर का काटना आपको बीमार कर देता है? नो। आपने क्या करना है? नो लिखना है, ठीक है। और बाकी आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं। नो, एवरी मॉस्किटो बाइट does not make you sick। ये ले जनाब इसका जवाब, नो एवरी मॉस्किटो बाइट डज नॉट मेक यू सिक। ओनली फीमेल जो मॉस्किटो है उसका बाइट जो है सिक कर सकता है, आपको बीमार कर सकता है, हेल्दी पर्सन को। क्वेश्चन नंबर 2, कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया एंड डेंगू फीवर? क्या जनाब हम इन बीमारियों को रोक सकते हैं, फैलने से काबू पा सकते हैं? यस, वी कैन कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया एंड डेंगू फीवर। हम पा सकते हैं इनके ऊपर काबू, अगर जनाब जो है ना मिलजुल कर सब इदारे काम करें और हम भी अपना ख्याल रखें, तो बच्चों हम इसके ऊपर काबू पा सकते हैं, ठीक है ना। हमने जो काम करना है अपने वाले से करना है, घर के वाले से करना है, अपने इनफरादी तौर में भी करना है। आप देखते हैं कि डेंगू मच्छर के वाले से हुकूमत की तरफ से गाहे बगाहे खबरदार करने के लिए इश्तिहारात टेलीविज़न पे चलाए जाते हैं, रेडियो पे बताए जाते हैं, और पैम्फलेट तकसीम किए जाते हैं, पोस्टर लगाए जाते हैं अस्पतालों के बाहर, अमारात में, स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है ना। तो ये प्रिवेंटिव मेजर के में आते हैं। इसी तरीके से मलेरिया के भी ऐसे होता है, लेकिन डेंगू फीवर आया है गुज़िश्ता सालों ज़्यादा उभर के सामने आया है। अपने तौर पे हमें क्या करना चाहिए वो भी आपको मालूम है कि हमें मुकम्मल पूरे आस्तीनों वाले लिबास पहनना चाहिए, हमारे जिस्म के हिस्सा कम से कम जो है ना वो ज़ाहिर हो, नंगा ना रहे, बाजू फुल कवर हों, टांगें फुल कवर हुई हों, उसमें तो मच्छर को काटने का मौका नहीं मिलेगा।
बाकी जो हम रह जाते हैं, हमारा चेहरा, हमारे पाँव, हमारे हाथ, इस पे आप लगा लेते हैं मॉस्किटो रिपेलेंट, तो इस तरह मच्छर जो है ना वो हो जाता है रहने पे दूर, मजबूर, मच्छर हो जाता है दूर रहता है, फिर आपके करीब नहीं आ पाता उसकी स्मेल से। आप मॉस्किटो लोशन इस्तेमाल करते हैं, आप मॉस्किटो कॉयल इस्तेमाल कर लेते हैं, या कोई और जनाब जो है ना आप यूज़ करते हैं उसको भगाने के लिए। स्मोकी फायर का इस्तेमाल कर लेते हैं, धुएं वाली आग मच्छरों को भगा देती है। मच्छरदानियों का इस्तेमाल कर सकते हैं सोते वक्त, तो इस तरह आप मुब्तला नहीं होंगे, काफ़ी हद तक अपने आप को बचा लेंगे। हुकूमत क्या कर सकती है? हुकूमत ये कर सकती है कि आपके गली मोहल्लों में स्प्रे करें मच्छर मार, गली मोहल्लों में, और आप अपने घरों में करें। हुकूमत आपके घरों में नहीं करेगी, वो गली मोहल्लों में जिम्मेदार है। नालियों में, जो ओपन नालियाँ उनमें जो पानी के, गंदे पानी के या साफ़ पानी के, डेंगू साफ़ पानी में अंडे देती है मच्छर, और मलेरिया गंदे पानी में मच्छर देते हैं, ठीक है ना। जहाँ जहाँ वाटर के ये जो ज़ख़ीरे हैं वो वहाँ ना हो, गंदे पानी के हैं तो उसके ऊपर स्प्रे किया जाएगा। मिट्टी का तेल भी छिड़क सकते हैं और स्प्रे भी कर सकते हैं। और डेंगू के लिए ये है कि साफ़ पानी खड़ा ना रहने दें घरों में, उसको ढाँप के रखें। और अब बच्चों, आपने देखा था कि कई सालों से हुकूमत ने ये किया हुआ है कि तमाम शहरों में जो ऐसी जगह जहाँ पे फवारे थे, ठीक है ना, या जनाब जो है ना पॉन्ड बने हुए थे, उनको किया मुकम्मल तौर पे खुश्क, ताकि वहाँ मच्छर परवरिश ना पा सकें। बाकी आप मीडिया पे जनाब चलने वाली अवेयरनेस प्रोग्राम से भी इस्तेफादा कर सकते हैं। देखें जनाब, मैंने इसका जवाब लिखा कैसे है, समझा आपको दिया है, आप देख लेंगे जी। Yes, we can control the spread of malaria and dengue fever by using different method. Okay जी, you have studied the life cycle of mosquito. Think about ways to control mosquito in their air and water. Apply them to your surrounding. आपने मच्छर का लाइफ साइकिल पढ़ा है जी बच्चों। आप सोचें कौन कौन से ऐसे एहतियाती तदाबीर या तरीके हैं जिन्हें आप अपना सकते हैं ताकि मच्छरों को आप काबू में ला सकें, जो हवा के में या पानी में, ठीक है, अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द, अपने जो आपका माहौल है, आपके रहने की जो जगह है, घर है, ठीक है ना, वहाँ पे आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है जी। इसको लिखा इस तरह है, रीड मैं कर देता हूँ आपके सामने। स्प्रे इंसेक्टिसाइड ऑन स्टैंडिंग वाटर टू किल द लार्वी ऑफ मॉस्किटो। आपने क्या करना है कि जो खड़ा पानी है ना, स्टैंडिंग वाटर जो है, उस पर आपने इंसेक्टिसाइड का, मच्छर मार केमिकल का स्प्रे करना ताकि मच्छर और मच्छर के बच्चे जो है ना वो मर जाएं। क्लियर। दूसरा, रिमूव ऑल स्टैंडिंग वाटर इन योर सराउंडिंग। आपकी सराउंडिंग में जहाँ आप रह रहे हैं, उस घर में, घर के आसपास जो खड़ा पानी है उसको ख़त्म करें। अगर ख़त्म नहीं हो सकता तो कम अज़ कम उसको कवर करके ढाँप के रखें। तीसरा, ग्रो मॉस्किटो रिपेलेंट प्लांट्स। हाँ जी, अगर हो सके तो ऐसे पौधे लगाएं जनाब जिनकी वजह से, जिनकी स्मेल की वजह से, जिनकी बू की वजह से, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो ऐसी तरह की स्मेल पैदा करते हैं जो हमें तो नहीं महसूस होती है लेकिन मच्छरों को हो जाती है, इंसेक्ट को, इससे मच्छर भाग जाते हैं। ये हम तलाश करके, माली से पूछ के या इंटरनेट सोर्स से देख के हम ऐसे मच्छर भी अपने घरों में लगा सकते हैं, मच्छर भगाने वाले पौधे भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप, रिमूव द टॉल ग्रासेज एंड श्रब विच प्रोवाइड शेल्टर टू मॉस्किटो। आपके आसपास, आपके घर के करीब जंगली घास उगी हुई है, झाड़ियाँ हैं, इसको ख़त्म करें क्योंकि ये मच्छरों को छुपने का मौका देती हैं, शेल्टर प्रोवाइड करती हैं। डू नॉट किल लिजर्ड एंड फ्रॉग। आप मच्छरों के जो दुश्मन हैं, यानी कि जो फ्रॉग हैं, लिजर्ड हैं, इनको ना मारें। ये कुदरती तौर पे जो है ना, कौन है, ये इंसेक्ट किलर है, ये मच्छरों के ऊपर फीड करते हैं और इंसेक्ट को भी खाते हैं, इस तरह इनकी पॉपुलेशन को काबू में रखते हैं, तो इनको मारना अच्छा नहीं है। फ्रॉग और लिजर्ड कुदरत की तरफ से ये हमें दिए गए हैं कि कोई चीज़ बेकार नहीं कुदरत के कारखाने में, अगरचे हम उसको बुरा समझ रहे होते हैं
उसको अपने लिए नुकसानदेह समझ रहे होते हैं, लेकिन उसका कोई ना कोई रोल होता है नेचुरल इकोसिस्टम में। नेक्स्ट पॉइंट बेटा ये है, कीप योर प्रॉपर्टी क्लीन ऑफ आइटम्स। अपनी जगहों पे, अपने मकान को, अपने स्कूल को, अपने दफ्तर को, जहाँ भी है, हम क्या करना है, क्लीन रखना है ऑफ आइटम, उन चीज़ों से दैट कैन होल्ड वाटर, जहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है, जैसे कि मतलब टायर हैं, हमारे टैंक हैं, हमारे बाल्टियाँ हैं, हमारे ड्रम हैं और बर्तन हैं, एल्यूमिनियम कैन है, टायर वगैरह। इसको जनाब कोशिश करें ये ना हो, अगर हो तो ज़रा इनका जो है ना ख्याल रखें, उन्हें पानी ना खड़ा होने दें। सेकेंड लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, कीप स्विमिंग पूल क्लीन। ये तो हुकूमत की तरफ से होता है, या जो इदारे हैं जिन्होंने बनाए होते हैं प्राइवेट स्विमिंग पूल, वो उसको साफ रखते हैं और वक्तन फवक्तन इसमें क्लोरीन का स्प्रे करते रहते हैं, क्लोरीन डालते रहते हैं, क्लोरीनेटेड। इससे ये होता है कि जर्म भी मर जाते हैं और मच्छर भी मर सकते हैं। कीप गटर क्लीन एंड अनक्लॉग्ड। जो गटर हैं उनको साफ करें और उसमें कचरा ना फंसने दें कि ये ना गटर जाना अब जो वो बंद हो जाए, कचरा फंस जाने से और उनका गंदा पानी भी बाहर आना शुरू हो जाए, जिससे हम भी तंग होंगे और मच्छरों को भी मौका मिलेगा फलने फूलने का। ठीक है जी स्टूडेंट, ये था हमारा ये सवाल 3 क्वेश्चन था, इसको हमने देखा कौन कौन से ऐसे स्टेप हैं, कौन कौन से जनाब जो है ना ऐसे वेज हैं जो अप्लाई कर सकते हैं अपने सराउंडिंग पे मॉस्किटो को कंट्रोल करने के लिए, ताकि हम इनके जो मुज़र असरात हैं बीमारियां फैलाने वाले उनसे बच सकें। क्योंकि मलेरिया और डेंगू फीवर बेटा ये बहुत ख़तरनाक अमराज हैं और आप बखूबी जानते हैं कि डेंगू ने किस तरह तबाही फैलाई हुई है गुज़िश्ता कई सालों से हमारे मुल्क में। तो इसलिए हम इसको साइंटिफिकली समझ के अप्लाई कर सकते हैं, जितना मुश्किल नहीं है। आई होप यू विल एंजॉय दिस लेक्चर एंड पार्टिसिपेटेड फुली। ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट टॉपिक था। इस तरह कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन को हमने इख्तिताम पजीर किया। अब रह जाता है जनाब प्रोजेक्ट जब आप आएंगे तो ये एक एक्टिविटी है तब करेंगे। हमने स्टूडेंट के ग्रुप बना लेने हैं और हमने जनाब जाना है लॉन में, अपने गार्डन में, स्कूल के, कॉलेज के, और वहाँ विद द हेल्प ऑफ आवर गार्डनर, बागबान के ज़रिए, माली के ज़रिए जनाब हमने उनकी जो है ना ये हेल्प से क्या कराने हैं, पौधे उगाने हैं। एक्टिविटी को समझने के लिए कि पोटैटो ट्यूबर, रनर, बल्ब, ऑनियन बल्ब और कटिंग जो कि रोज़ में इस्तेमाल हुई थी आपने देखा था, एंड प्लांटलेट, इसको हम कैसे जनाब जो है ना वो क्या कर सकते हैं कि कल्टीवेट कर सकते हैं। तो हम स्टूडेंट जो है ना क्या करेंगे कि जगह मुंतखब कर लेंगे या फिर ले लेंगे गमले, उसमें ये एक्टिविटी करेंगे। तो उस वक्त तक हम करेंगे इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए इंतज़ार। जब आप आएंगे तो फिर हम इंशाअल्लाह ताला इसको ज़रूर करेंगे और आप देखेंगे कि हमें बड़ा मज़ा आएगा जब आप प्रैक्टिकली फील्ड में जाके कोई काम करते हैं या लैब में करते हैं भरपूर दिलचस्पी के साथ और पूरी तैयारी के साथ, तो हम बहुत इन्जॉय करते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।